अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। और हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने हमें आज ज्वाइन किया है तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि हमने स्टार्ट ही चैप्टर नंबर 2 से किया है। एक्चुअली जो चैप्टर नंबर 1 है, मैंने बच्चों को बताया था कि चैप्टर नंबर 1 एज सच कोई इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है और उसमें केमिस्ट्री के इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बस वो एक जो केमिस्ट हैं, हिस्ट्री में कुछ जो केमिस्ट गुजरे हैं उनका जिक्र है। ठीक है ना। सो एक तरह से इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट है। ठीक है। तो उसकी साथ साथ हम डिस्कशन करते भी रहेंगे, क्योंकि अब ये जो न्यू सिलेबस आया है ये काफ़ी लेंथी है और इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हो गए हैं। 12 से चैप्टर इंक्रीज हो गए 22 हो गए। तो इसलिए हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है और ये ज़रा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसलिए हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ इन्होंने बुक इस तरह से अब डिज़ाइन किया। एक्चुअली ये जो बुक आ तो गई है मार्केट में, इनको इन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, लेकिन बेसिकली इस फर्स्ट ईयर की ख़ास तौर पे जो बुक है ना, इसको इम्प्लीमेंट होना था, यानी 2 साल बाद आप कह लें कि इम्प्लीमेंट होना था। यानी अभी जो बच्चे या उसमें आ रहे हैं 9th में, तो उन्होंने बेसिकली इसको पढ़ना था, लेकिन आप लोगों ने तो क्योंकि ओल्ड 9th 10th की बुक्स पढ़ी हैं तो लेकिन इन्होंने इसी साल से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो लेकिन चलें, अब तो डिसीजन हो चुका है जो भी होना था। तो हम अपने इसको हमने अपने सिलेबस को स्टार्ट कर लिया। चैप्टर 2 की हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो उनको थोड़ी सी बात, ये वैसे मैंने एक बुक का एक ओवरव्यू दिया था कि हमारे जो फर्स्ट ईयर की जो बुक है ग्रेड 11 की जो बुक है, इनमें कौन कौन सी केमिस्ट्रीज हम पढ़ेंगे। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री की डिस्कशन है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, एनवायरमेंटल। तो ये हम इन 4 ब्रांचेस को हम स्टडी करेंगे। ग्रेड 9 में आपने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, तो उसमें केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस आपने पढ़ी थी। तो इसमें चैप्टर 2 टू चैप्टर 9 जो है वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, 10 to 12 इनऑर्गेनिक है, 13 14 इन्वायरमेंटल है और 15 ऑनवर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हमने एटॉमिक चैप्टर नंबर, क्योंकि हमारा 2 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो हमने ज़रा पीछे से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इसको स्टडी किया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है। इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह को। तो ये एक वैसे मैंने जनरल क्वेश्चन किया था कि हम एटम के स्ट्रक्चर को क्यों स्टडी करते हैं, तो उसका आंसर भी फिर मैंने खुद ही दिया था कि इसलिए कि देखिए हमारी जो इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें एटम से ही मिल के बनी हुई हैं। तो जब हम अपने एटम को अंडरस्टैंड कर देंगे बेसिकली, ठीक है, हम अगर अपने एटम को अंडरस्टैंड करेंगे तो इसका मतलब है हम अपनी इस फिजिकल वर्ल्ड को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो आज हम जिस मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, अगर हम एटम को अंडरस्टैंड ना करते, एटम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड ना करते, तो शायद इस मॉडर्न वर्ल्ड में ना रह रहे होते। क्योंकि हमने एटम को समझ लिया, उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, तो हम अपने इर्द गिर्द होने वाली चेंजेस को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक होगी बात। सो अंडरस्टैंडिंग एटम इज एक्चुअली की टू अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वर्ल्ड। फिर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि एटम का वर्ड कहाँ से आया, इसका आइडिया किसने दिया, तो एक डिटेल डिस्कशन की मैंने कि ये ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्राइटस, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल एटम का वर्ड यूज किया था। और एटम का वर्ड ही जो है तो ये एक ग्रीक वर्ड है, टॉमस, उससे डिराइव हुआ, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। ठीक है। तो पहले यानी डेमोक्राइटस ने एक आइडिया दिया था कि जो इर्द गिर्द मैटर है, हमारे जो मैटर है ये स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। ठीक हो गई बात। फिर किसी ने, उसने जब ये आइडिया तो दिया था लेकिन वो आइडिया किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है। फिर हमने बात की कि 1805 में जॉन डाल्टन ने इसी आइडिया को एक तरह से दोबारा रिवाइव किया अपनी एटॉमिक थ्योरी में। फिर उसके बाद जे थॉमसन आया, उसने एटम के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ठीक है।
फिर इसके बाद मैंने बात की थी कि जे फिर जाहिर बात है ये इस्टेब्लिश हो गया कि एटम एग्जिस्ट करता है, तो फिर साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो जे थॉमसन ने इसका मॉडल बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद रादरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया, बल्कि रादरफोर्ड ने तो एटम के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर रादरफोर्ड का एक स्टूडेंट था बोहर, उसने एटम का मॉडल बनाया। और बोहर की मैंने ख़ास बात ये बताई कि ये आखिरी मॉडल था जो एक एटम की सादा पिक्चर हमारे सामने रखता है, क्योंकि इसके बाद आने वाले साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ठीक है ना। अब बोहर के मुताबिक बस एटम के दो ही हिस्से हैं, एक न्यूक्लियस है, एक शेल है। फिर बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने कहा नहीं भाई ये शेल जो है ना, ये ऑर्बिट, इसके अंदर सब शेल्स हैं, और वो जो सब शेल्स हैं आगे वो भी ऑर्बिटाल से मिलके बने हुए हैं। तो इस तरह से बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बोहर ने क्वांटाइज ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया है। क्वांटाइज ऑर्बिट मीन कि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है। अच्छा, बोहर ने जो है तो दो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए भी एक्सप्रेशन दिया। और बोहर ने यह भी कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में है ना एनर्जी गेन करता है ना लूज करता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल में हायर शेल्स में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी एमिट करता है। और दो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी डिफरेंस है वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा मैंने कहा था कि बोहर ने इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। क्योंकि उसने ऑर्बिट्स को एक सर्कल की तरह कंसिडर किया था। तो जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी सर्कुलर मोशन होती है, और उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम ये है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा MVR। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है इसके इक्वल है। n इसमें शेल है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ लिखी है 2 पाई। तो इसमें 1 वैल्यू पुट करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो हम वी गेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट एंड सो ऑन। ठीक हो गई बात। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब आगे जब हम बात करते हैं, ये तो हो गई एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, ठीक है, ये भी उसने दिया था। इसके अलावा बोहर एक मैथमेटिशियन भी था, तो उसने ऑर्बिट्स जो है उनको सर्कल की तरह कंसिडर किया था। तो ऑर्बिट्स का रेडियस फाइंड आउट करने की भी कोशिश की। उसने इक्वेशन डिराइव की जिससे हम किसी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करने की भी उसने इक्वेशन डिराइव की थी। वो मैंने लिखी नहीं है क्योंकि बुक में नहीं है, तो दैट्स वाई ये वैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ लोगे ये चीजें, ठीक है ना। सेकेंड ईयर की मॉडर्न फिजिक्स में आप रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वेशंस आप डिराइव करोगे, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई। और बोहर एटॉमिक मॉडल की खास बात यह है कि मैंने कहा ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। इस पे भी हमने डिटेल में बात की थी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैंने कहा स्पेक्ट्रम बेसिकली दो तरह से होते हैं। एक रेनबो की मिसाल दी थी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम। इस तरह इस तरह स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डार्क और ब्राइट लाइंस होती हैं, इस तरह से, ठीक है जी। तो मैंने ये कहा था मॉडर्न केमिस्ट्री में जो एटम्स की शनाख्त होती है उनके स्पेक्ट्रम से होती है। तो हर एटम एक स्पेक्ट्रम बनाता है जो दूसरे एटम से डिफरेंट होता है, जिसकी बेस पे हम उस एटम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना जी। तो यानी जिस तरह मैंने कहा था हर इंसान के अपने यूनिक फिंगरप्रिंट्स हैं, तो इसी तरह हर एटम का एक स्पेक्ट्रम है जो दूसरे एटम से डिफरेंट है, और उस स्पेक्ट्रम को हम उस एटम की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि एटम के दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उसको भी मैंने वैसे डिस्क्राइब तो किया था, बुक में सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम की बात है। अच्छा, और बोहर एटॉमिक मॉडल की एक बात ये बताई कि सिर्फ उन एटम्स पे एप्लीकेबल है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, ये तो चले मैंने चीज़ें कल आपको एक्सप्लेन की, और आगे हम अब चलते हैं। तो ये हम एटम की ही अभी तक एक ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हमने ब्रीफ हिस्ट्री में डेमोक्राइटस से लेके बोहर तक हम आ गए, ठीक है। और
अच्छा, इसके अलावा जो है, जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट कोई सॉलिड चीज नहीं होती न्यूक्लियस, ये बस एक पाथ है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मोशन के दौरान जो पाथ एडॉप्ट करता है उससे ऑर्बिट कहते हैं, सर्कुलर पाथ को। अच्छा, ये सारी बातें तो चले इंशाल्लाह और भी आपको क्लियर होती जाएंगी, लेकिन इसमें मैंने आपको ये कहा कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता वैसे। अच्छा, स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम एटम्स के स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। सो यूजुअली, ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट, ये वो इंस्ट्रूमेंट है, वो आला है, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ठीक है, यूज टू फाइंड आउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम कहते हैं, ठीक है। और एटम के जो स्पेक्ट्रम है, मैंने कल बताया था, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होते, लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। सो एटम प्रोड्यूसेस लाइन स्पेक्ट्रम, हर एटम एक लाइन स्पेक्ट्रम, यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है जो दूसरे से डिफरेंट होता है। सो ईच एटम प्रोड्यूसेस each atom produces a unique line spectrum, a unique line spectrum which is used for its identification। अच्छा, चले ये बात तो हो गई, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं, और हर एटम जो है एक जो है तो हर एटम एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है जो दूसरे एटम से डिफरेंट होता है। अच्छा, हमने जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं किसी मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ठीक है ना, जैसे अब नए नए मोबाइल आते हैं, उनका रेजोल्यूशन और अच्छा होता जाता है, ठीक है, उसमें वो उसके मेगापिक्सल इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका रेजोल्यूशन अच्छा होता जाता है, उसकी जो क्वालिटी है बेहतर होती जाती है। तो इसी तरह हम जब हाई रेजोल्यूशन जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ रहे हैं, तो उससे जब हमने एटम्स के स्पेक्ट्रम हासिल किए तो हमें आइडिया हुआ कि जो एटम के स्पेक्ट्रम है जिसमें, अच्छा, हर एटम जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं ना उसमें डार्क और ब्राइट लाइंस होती हैं, मैंने कहा था। तो स्पेक्ट्रम में जो लाइंस होती है ना उन्हें आमतौर पे हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, यानी ये जैसे एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में बना रहा हूं, यानी ये लाइंस है उसमें इस तरह से ना, ठीक है। ये जो लाइंस होती हैं इनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। यूजुअली ये स्पेक्ट्रल लाइंस यानी ऑर्बिट्स या शेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं अक्सर। तो जब हम एक मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करते हैं, यानी हाई रेजोल्यूशन का, जिसका इमेज बड़ा अच्छा क्लियर होता है, जिसका रिजल्ट क्लियर होता है, सो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करते हैं तो हमें ये देखते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये भी आगे कहीं और छोटी छोटी लाइंस से मिलकर बनी हुई हैं, या इन लाइंस के साथ कुछ फाइन लाइंस हैं जिसके बारे में बोहर ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इन फाइन लाइंस का हमें इस तरह भी आइडिया होता है कि एक एटम जो लाइट एमिट कर रहा है, एक देखिए ना एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है, कि जब आप एक एक्साइटेड एटम से मतलब वो एटम है जो लाइट एमिट कर रहा है, जिसको हमने हीट किया है, फॉर एग्जांपल उसको हीट किया, और हीट करने के बाद अब वो उसने पहले हीट एब्जॉर्ब की, उस हीट से क्या हुआ कि जब आपने एटम को हीट दी
तो उस हीट से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो थे वो लोअर शेल से हायर शेल में जाते हैं, फिर इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हायर शेल से इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में आते हैं, एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उस लाइट से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। सो एक हाइड्रोजन का एटम या कोई भी एटम जो लाइट एमिट कर रहा है, एक एक्साइटेड एटम है और वो लाइट एमिट कर रहा है, और इस वो एटम जो एक एक्साइटेड एटम है जो लाइट एमिट कर रहा है, अगर हम इसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, किस में रख दें? मैग्नेटिक फील्ड में, दो मैग्नेट्स के पोल के दरमियान, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान। सो एक एक्साइटेड एटम जो कि लाइट एमिट कर रहा है, उसे जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उस जो लाइट वो एमिट करेगा, उस लाइट का जब आप स्पेक्ट्रम हासिल करेंगे तो देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो लाइंस हैं वो फर्दर, उसके साथ कुछ ये जो फाइन लाइंस हैं ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो मेन स्पेक्ट्रल लाइंस के साथ जो बारीक लाइंस है ये फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जी मैन इफेक्ट। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर डिवाइड होने को, स्प्लिटिंग को जी मैन इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो द स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, व्हेन, यानी हम इधर चले पूरी डिटेल लिख देता हूँ, बुक में एक्चुअली बहुत शार्ट सा लिखा हुआ है, एक एक लाइन में, ज्यादा उसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो इस वजह से फिर कंफ्यूजन रहती है। लेकिन ये हर एक चीज पे अलग अलग एक टॉपिक है, इन्होंने बहुत शार्ट सा उसमें लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ी डिटेल लिख रहा हूं कि व्हेन, ठीक है ना, कि कोई एक्साइटेड एटम है, एन एक्साइटेड एटम, एक्साइटेड एटम से मतलब वो एटम है जो लाइट एमिट कर रहा है। सो व्हेन एन एक्साइटेड एटम इज प्लेस्ड, when an excited atom is placed in a magnetic field, उसे जब आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, in a magnetic field, the fine lines when an excited hydrogen atom, चले लिख दे, excited hydrogen atom, excited hydrogen atom is placed in a magnetic field, in a magnetic field, ठीक है, the fine lines in the spectrum, the fine lines in the spectrum, the fine lines in the spectrum further split up, further split up। तो ये जो स्प्लिटिंग है, ये जो फाइन लाइंस स्प्लिट हुई हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे जी मैन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, फर्दर स्प्लिट ऑफ। सो दिस स्प्लिटिंग, फर्दर स्प्लिट अप, दिस splitting, this splitting of fine lines, this splitting of fine lines in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field, magnetic field is called Z-Man effect, is called Z-Man's effect। ठीक है, in the presence of magnetic field is called Z-Man's effect। So एक excited hydrogen atom, उसे जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे
तो स्पेक्ट्रम में जो फाइन लाइंस है वो स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड द, ठीक है ना, थोड़ा सा ये द फाइन लाइंस, ये फील्ड, ये इसको एक्स्ट्रा बीच में लिख दिया, चले। अच्छा, सो द फाइन लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, further split up. This splitting of fine lines in the presence of magnetic field is called Z-man effect. अच्छा, ये चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऑब्जर्व करते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो लाइट एमिट कर रहा है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब भी ये फाइन लाइंस स्प्लिट होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ फाइन लाइंस, द स्प्लिटिंग, the splitting of fine lines, the splitting of fine lines in the spectrum of hydrogen, the splitting of fine lines, the splitting of fine lines in the spectrum of hydrogen in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात है, बस मैग्नेटिक फील्ड में फाइन लाइंस की स्प्लिटिंग को जी मैन इफेक्ट बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फाइन लाइंस की स्प्लिटिंग को इलेक्ट्रिक स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन in the presence of an electric field, in the presence of an electric field is called Stark's effect, is called Stark effect। तो ये हो गया भाई स्टार्क्स इफेक्ट। अच्छा, तो ये हमने थोड़ा इसमें इन्होंने वर्ड्स यूज किए हुए थे, उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि हर एटम एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, कैसे कि एटम को एनर्जी दे, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उस एनर्जी को एमिट करेगा, उस एनर्जी को जब एमिट करेगा तो उस एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है, उस एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम आएगा उसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। सो जब ये एटम एनर्जी एमिट कर रहा हो और इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगा, इसके स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो फाइन लाइंस हैं उनकी स्प्लिटिंग को हम जी मैन इफेक्ट कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इन फाइन लाइंस की स्प्लिटिंग को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ये साइंटिस्ट ने जिन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन साइंटिस्ट ने इन इफेक्ट्स को स्टडी किया उनके नेम से ये एसोसिएटेड है। जी मैन ने मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी किया था स्प्लिटिंग को, ठीक है, तो इस वजह से इसको जी मैन इफेक्ट कहते हैं। और स्टार्क ने फाइन लाइंस की स्प्लिटिंग को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व किया था, तो इस वजह से इसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। चले, ये चीज हो गई। इसके बाद कई और साइंटिस्ट आए, जैसे डी ब्रोगले आया, हाइजनबर्ग आया, ठीक है ना, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आप उसमें भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये है ना आपकी फिजिक्स, उसमें भी आप इसको इंशाल्लाह हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। सेकेंड ईयर की जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे जिसका मैं अभी यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल को आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। तो चले, खैर अब आते हैं थोड़ी सी बात ये हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की भी कर लेते हैं। इसने तो एक वर्ड सिर्फ यहाँ पे लिखा है, लेकिन चलें इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। हाइजनबर्ग आया, जब श्रोडिंगर आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि भाई
शेल के अंदर सब शेल्स हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो हाइजेनबर्ग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने ये बात की थी कि ये देखे ना, उसने ये कहा कि ये हमारे लिए नामुमकिन है, हम ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम एटम के अंदर एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट कर सकें। उसने कहा इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है, पहले तो उसको एटम के अंदर लोकेट करना भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो अगर चलो लोकेट कर भी लें तो एक ही वक्त में उसकी पोजीशन भी निकाल लें, फाइंड आउट कर लें कि ये कहाँ पे मौजूद है, और साथ में उसका मोमेंटम भी, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसने ये बात क्यों कही थी वैसे? वो इसलिए की थी कि देखें, ये जो मैं बोहर एटॉमिक मॉडल लिख रहा हूँ, ये कल हमने जो बात की थी, ये जो चीज है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये एमवीआर क्या चीज है? ये एंगुलर मोमेंटम है दरअसल। क्या है भाई? एंगुलर मोमेंटम है। ये क्या चीज है? एन शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यानी उसने जो बोहर ने क्या किया था कि पोजीशन और मोमेंटम को रिलेट किया आपस में। शेल नंबर बताने का मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रहा है और साथ में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा है। तो बोहर, हाइजेनबर्ग ने कहा हम इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज नहीं कर सकते कि उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन को रिलेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम हम बैक वक्त फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ठीक है ना। उसने कहा यानी एक बात है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बड़ी चीजों पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है ना। अब जैसे गाड़ी एक रोड में जा रही है तो हम बता सकते हैं कि ये किस रोड पे जा रही है, ये मोटरवे पे जा रही है और इस शहर के करीब है, और उसकी मीटर स्पीड मीटर से देख के उसकी स्पीड मालूम कर लें, उसका मोमेंटम भी बता दें। जहां तक गाड़ी, ट्रक, इन चीजों की बात है तो उनकी पोजीशन और उनकी पोजीशन और मोमेंटम हम बैक वक्त निकाल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम बैक वक्त एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और बोहर ने यही गलती की थी कि पोजीशन को मोमेंटम के साथ रिलेट किया और दोनों चीजों को बैक वक्त फाइंड आउट करने की कोशिश की। ये भी हम अक्सर कहते हैं कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, वो हाइजेनबर्ग के अगेंस्ट है। दिस इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। हाइजेनबर्ग की चले जो उसकी स्टेटमेंट है, ये इतनी जरूरी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन चले मैं लिख देता हूँ, जिक्र हो गया इसका। हाइजेनबर्ग्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल it is impossible to determine it is impossible to determine both the position and momentum of electron simultaneously, यानी बैक वक्त। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। इसने हाइजेनबर्ग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि एक ही वक्त में उसकी पोजीशन मोमेंटम हम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट
नहीं कर सकते, ठीक है, कि it is impossible to determine both the position and momentum of electrons simultaneously with accuracy. Both the position and momentum of electrons simultaneously with accuracy. This is called Heisenberg uncertainty principle. सो बोहर के बाद हाइजेनबर्ग आया, श्रोडिंगर आया, और इन्होंने फिर एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया, और कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से किया कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो शेल है ना, शेल, या जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, इस शेल या ऑर्बिट के अंदर सब शेल्स हैं। शेल के अंदर ये शेल जो हैं किससे मिलके बने हुए हैं? सब शेल्स, सब शेल्स, या जिन्हें आप सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और ये जो सब ऑर्बिट्स है आगे, ये सब ऑर्बिट्स ऑर्बिटाल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। सो शेल के अंदर सब शेल्स हैं, सब शेल्स, और सब शेल्स फिर आगे किससे बने हुए हैं? ऑर्बिटाल से। और ऑर्बिटाल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और ऑर्बिट और ऑर्बिटाल में एक फर्क ये भी लिया कि अब उसने बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने कहा भाई जैसे हम 3 डायमेंशनल स्पेस में रह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 3 डायमेंशनल स्पेस में है। उसकी सर्कुलर मोशन नहीं है, 3 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है ना। तो ऑर्बिटाल क्या चीज है? ये न्यूक्लियस के अराउंड वो जगह है, वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। सो ऑर्बिटाल क्या है? द 3 डायमेंशनल स्पेस, द 3 dimensional, the 3-dimensional space around the nucleus, around the nucleus, around the nucleus, where the probability the 3-dimensional space around the nucleus where the probability कहते हैं चांसेस को, न्यूक्लियस के अराउंड 3-dimensional स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के होने के मैक्सिमम चांसेस है, where the probability of finding electron is maximum। यूजुअली ये 95% के अराउंड होता है, 5% का मार्जिन छोड़ते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना भी हो, ठीक है। तो वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल, ठीक है। द 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड। जी बच्चे क्वेश्चन करें। सर 3 डायमेंशनल स्पेस को थोड़ा कर दें। अच्छा, इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। देखिए जहां तक बोहर की बात थी ना, उसने तो एटम को बिल्कुल फ्लैट कंसिडर किया हुआ था, जैसे ये सर्कुलर मोशन, लेकिन ऐसा नहीं है। 3-dimensional स्पेस का मतलब है कि बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी मूव कर सकता है, और जेड एक्सिस में। आप जिस रूम में बैठी हैं इस रूम की लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी ऊंचाई भी है, ठीक है ना। तो यानी अगर इसकी लेंथ एक्स एक्सिस है तो इसकी ऊंचाई वाई एक्सिस है और इसकी चौड़ाई जेड एक्सिस है। सो जिस तरह हम 3 डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं, हम 3-dimensional स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 3-dimensional स्पेस पे है। वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी मूव हो सकता है, मूव कर रहा हो, जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता है। ऐसे फ्लैट तो नहीं हो सकता, समझ आई बात की। सो 3-dimensional स्पेस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, ठीक है।
अच्छा, तो ये था एक ऑर्बिटल के बारे में भी चले थोड़ी सी बात कर ली। तो ये एक अगर देखा जाए तो सिर्फ हमने 2.1 को डिस्कस किया, एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स, ये सारी जो मैंने इसमें डिस्कशन की है। तो ऑल दो बुक में वो थोड़ा शार्ट सा लिखा था ये, लेकिन ज़्यादा बताने का मकसद है कि उसमें कोई वर्ड आपको कंफ्यूज ना करे, जस्ट आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि बेसिकली ये उन बच्चों के लिए बुक्स बनी है जो अभी इस वक्त 9th पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने तो वो वाली बुक नहीं पढ़ी जो अभी न्यू इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन चलें एटलीस्ट मैंने आपको और आइडिया दे दिया, और आप आगे आपके लिए ये इंशाल्लाह आसान होती जाएगी। अच्छा चलें, ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमने कहा हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और एटम जो है ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है बल्कि इसके अंदर और भी छोटे पार्टिकल मौजूद है। एटम के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल या बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो चले इन सब एटॉमिक, इसके बारे में आपको नॉलेज है भी, लेकिन चलें फिर भी अब हमने पूरे सिलेबस को पढ़ना है तो हम इन सब को डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक, तो ये हमारा 2.1 है, 1 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो बल्कि एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम के अंदर भी छोटे पार्टिकल मौजूद हैं, जिसमें से हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर ऑर्बिट्स में होते हैं, बल्कि ऑर्बिट क्या कि ऑर्बिटल में होते हैं, और जो बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, ये आप सब जानते हैं, ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये एटम के अंदर वो पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज पार्टिकल विद अ चार्ज। ये एक साइंटिस्ट था मुलेकन, तो मिलिकन था, बल्कि उसके साथ उसके स्टूडेंट भी थे। तो इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विद अ चार्ज 1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb, with a charged 1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, मिलिकन एक साइंटिस्ट था, उसने एटम के ऊपर डिटरमिन किया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, इसका मैस भी हमने निकाला हुआ। ये कोई हमने इसको बैलेंस के जरिए नहीं, ये इनडायरेक्टली एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन, तो उसने एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको डिटरमिन किया था, ठीक है। सो जे थॉमसन, ठीक है, इट्स मैस इज 9.1 into 10 raised to the power -31 kg, बहुत थोड़ा मैस है भाई इसका। और किसने किया था, इट्स मैस इज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, जे थॉमसन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं ये कैसे इसका मैस निकाला है। मिलिकन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया था, और जे थॉमसन ने क्या फाइंड आउट किया था, चार्ज टू मैस फाइंड आउट किया था।
ठीक है, तो जो चार्ज इसने निकाला था, इस चार्ज को डिवाइड कर दे चार्ज टू मास रेशो से, तो जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो मास बाय चार्ज, चार्ज चार्ज से कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद मास। तो एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाला, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई रिप्रेजेंट कर रही है चार्ज को, चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट की, फिर चार्ज को डिवाइड किया चार्ज टू मास रेशो से, ये चार्ज चार्ज से कैंसिल हो जाता है, यू आर लेफ्ट विद मास। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इस, अच्छा जी चले, ये तो हो गया इसका। इट्स मास इज 9.110 रेशो पावर -31 kg, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। वैसे जब इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो इस पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। सो इट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव पोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इज डिफ्लेक्टेड, it is deflected towards पॉजिटिव प्लेट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं, तो ये इस चीज को साबित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सो इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये चीज सजेस्ट करती है, कंफर्म करती है कि वाकई ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मोड़ रहे हैं, तो इन पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। सो चले इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, अल्लाह हाफिज।